नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। कुछ सालों से जब से हम 15 जून से धान की रुपाई करने लगे हैं, रुपाई का समय बहुत ही कम मिलता है। परमल धान को 30 जून तक निपटाना होता है, फिर जब बासमती की बिजाई रुपाई करनी होती है। कटाई के बाद भी जल्दी होती है। धान के फानों को, पत्तों को, तने को, जड़ को जमीन में मिलाना होता है, उसको गलाकर फिर गेहूं की जल्दी बिजाई करनी होती है ताकि गेहूं की पैदावार भी हम अच्छी से अच्छी ले सकें। खैर, अभी तो हम धान की बात करते हैं। काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जिनका हम धान रुपाई से पहले इंतजाम करके चलते हैं, तो चलते सीज़न में, रुपाई सीज़न में प्रॉब्लम आने के चांस कम होते हैं। और कुछ बातें ऐसी हैं कि थोड़ा सा अदल बदल करने से हमारी पैदावार बढ़ सकती है। रुपाई का सीज़न शुरू होने वाला है। एक अच्छी शुरुआत की कामना करते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। जिन भाइयों ने अभी तक इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि जो पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ वो आप देख सको और मेरी आने वाली वीडियो भी आपके मोबाइल पर, यूट्यूब पर आपको सबसे पहले दिखाई दे। एक तो रुपाई से पहले खेत में खरपतवार उगे हुए नहीं होने चाहिए। अगर बारिश आ गई है या पानी दिया है तो खरपतवार अपने आप ही उग जाएंगे। जैसे कि इन दिनों बारिश आई है तो हमें कुछ दिन बाद ज़मीन सूखने पर हैरो या टिलर चलाकर इन उगे हुए खरपतवारों का खात्मा करना पड़ेगा। अगर लेवलिंग, कंप्यूटराइज लेवलिंग करवाई है तो भी पानी ना दें। मोस्टली मैंने क्या देखा है, लेवलिंग के बाद पानी देते ही देते हैं। अभी चेक करते हैं कि लेवलिंग कैसी हुई है, ठीक हुई है कि नहीं हुई है, और कम ज़्यादा है तो भी हम क्या कर सकते हैं। और कुछ किसान भाई मैंने देखा है रुपाई से 7-8 दिन पहले भी ट्यूबवेल चला देते हैं। पानी जो है ना वो नीचे से ऊपर ज़मीन का पानी एक तो वेस्ट करते हैं। रीज़न क्या देते हैं कि ज़मीन ठंडी हो जाएगी। और ठंडी क्या होएगी, जो खेत के अंदर खरपतवार पड़े हैं, जो नहीं उगे हैं, वो उग जाएंगे। और भाई जो इस खरपतवार ने अगर जड़ पकड़ ली, बड़ा हो गया, तो बाद में रुपाई के बाद भी वो अपनी पकड़ कामयाब रखेगा। बाकायदा वो उग जाएगा, चाहे आप कितनी मर्जी दवाई डाल दो। जो दवाइयाँ होती हैं वो प्री इमरजेंस होती हैं, वो उगने ही नहीं देती। जो उगा हुआ है उसको नहीं रोक सकती। मोस्टली क्या देखा है कि खेत की बाउंड्री के चारों तरफ बहुत सारी घास होती है, खरपतवार होते हैं जो चारों तरफ से अंदर की तरफ फैलते हैं। मोस्टली किसान भाई क्या करते हैं, कसी से बाउंड्री की सफाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन खाद पानी लगते ही ना ये फिर से बड़े हो जाते हैं। तो करना क्या है कि आप खेत में जब हैरो चला रहे हो, ट्रैक्टर से हैरो चलाते हो, तो लो गियर में ध्यान रखते हुए थोड़ा थोड़ा बाउंड्री की घास की सफाई कर दो, सिलाई कर दो। सिर्फ कोनों कोनों में कसी से सफाई करनी पड़ेगी। अब अगर रोपाई के समय इनके ऊपर एक केमिकल बताता हूँ, स्प्रे करना होता है। इनके ऊपर अगर ग्लाइफोसेट, राउंड अप कहते हैं, मीरा 71 आता है, उसका स्प्रे कर दिया जाए तो एक सिस्टेमिक दवाई है, 60-70 रुपये का एक पैकेट मिलता है। उस पैकेट को 15 लीटर की टैंकी में डाल दो और 1 से 1.5 एकड़ की बाउंड्री में स्प्रे कर सकते हैं। बस ज़मीन थोड़ी सी गीली होनी चाहिए। ज़मीन गीली होगी, या तो बारिश आ गई है तब तो हम कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो इसको खेत तैयार करने के समय सुहागा चलाने के बाद, सुहागा चलाने से पानी थोड़ा उछलता है तो इसकी डोल जो है ना गीली हो जाती है, रुपाई से पहले, ट्रांसप्लांटिंग से पहले स्प्रे कर देता हूँ। 1-1.5 महीने तो खरपतवारों से छुट्टी मिल जाती है। अब बात तो छोटी सी है, रुपाई सीजन में बिजली पावर में कोई रुकावट ना आए तो पहले ही अपने सिस्टम की सर्विस कर लो। मैं तो स्टार्टर की पत्तियाँ, उसका तेल जो है ना, सब कुछ पहले ही बदल लेता हूँ। कोई तारे ढीली हैं, खंबे के ऊपर चढ़ के कसना है, नट बोल्ट कसने हैं, पहले करवा लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। कम समय वाली धान वैरायटीज़ जैसे जो 25 दिन की पौध होने पर उनको उखाड़ के लगा दो ताकि ट्रांसप्लांटिंग के बाद जो है ना खेत में फलने फूलने का समय ज़्यादा मिले। अब कम समय वाली 1509 है, 126 है, 124 है, तो इनको हाइब्रिड्स भी हैं। जल्दी से छोटी पौध लगा दो। अगर पौध बड़ी हो गई है, बाद वाली भी, ज़्यादा समय वाली भी, तो उसको यूरिया की एक एक्स्ट्रा डोज दे दो नर्सरी में, तब पौध उखाड़ कर लगाओ। पौध हमेशा खड़े पानी में उखाड़नी चाहिए और पौध की गुच्छियों को पानी में ही रखें। गर्मी का सीज़न होता है, पौध सूखने ना पाए। जितनी जल्दी पौध उखाड़ कर हम मेन खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे, रोपाई करेंगे, उतनी जल्दी खेत में जल्दी हरी होएगी। जो 2-3 दिन का समय जो पहले पीली पड़ती है, फिर जड़ पकड़ती है, वो समय हमारा ही वेस्ट होता है, पैदावार कम होती है। एक ज़रूरी बात, रुपाई सीज़न छोटा होने के कारण, कोरोना के कारण भी, रुपाई करने वाली लेबर जो है ना टाइम पर रुपाई नहीं करती, मिलते ही नहीं, उनके पास काम ज़्यादा होता है, ज़्यादा खेत बुक किए होते हैं। तो खेत तैयार होने के बाद कई दिनों के बाद रुपाई होती है। किसी की तो टाइम पे हो जाती है, किसी की लेट भी हो जाती है। लेकिन खरपतवार नाशक दवाई तो 2-3 दिन के बाद डालनी होती है, क्योंकि इस सिचुएशन में क्या करें।
अब खेत तो देखो कई बार बिजली की बारी के हिसाब से, नहरी पानी के हिसाब से कई बार बारिश आ जाती है तो खेत ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें खरपतवार नाशक दवाई तो 2-3 दिन के अंदर अंदर डाल ही देनी पड़ेगी। कोई चारा भी तो नहीं है ना, क्योंकि ये जो दवाइयाँ जो हैं ये प्री इमरजेंस हैं। खरपतवार को उगने ही नहीं देती, ऊपर एक परत सी जमा देती। एक बार खरपतवार बाहर आ गया तो फिर आप चाहे जितनी मर्जी दवाई डालते रहो, कोई फायदा नहीं होएगा। अब कई किसान भाई मुझसे पूछते हैं कि वे डीएपी कब डालें धान में। फास्फोरस खाद को ना जड़ों के पास ही डालना होता है। डीएपी का दाना जहां पर पड़ गया वहीं पर पड़ा रहेगा, जड़ को ही उसके पास चल के जाना पड़ेगा। डीएपी जो है घुल के उसके जड़ के पास नहीं जाएगा। तो डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट हमें रूट जोन में ही डालना होता है। तो हम जो है ना 2 बारी कद्दू करते हैं फिर सुहागा लगाते हैं। तो पहला कद्दू करने के बाद या दूसरा कद्दू करने के बाद सुहागे से पहले आप डीएपी डाल दो, ताकि जो पैसे खर्च किए हैं वो पूरी फसल तैयार करने में लगे, वेस्ट ना हो। अब कद्दू करने से पहले डाल दो या कद्दू करने के बाद सुहागा लगाने के बाद डाल दो तो पूरा फायदा नहीं है। वैसे डीएपी का कट्टा बहुत महंगा हो गया था, 1900 रुपये का प्रिंट भी आ गया था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने 1-2 दिन पहले सब्सिडी बढ़ा दी है। पहले 500 रुपये सब्सिडी देते थे एक कट्टे के ऊपर, अब 700 और बढ़ा के अब डीएपी हमें 1200 रुपये में मिलेगा। ठीक बात है, अच्छी बात है। अब डीएपी के साथ जिंक सल्फेट को ना डालो, जो ये ना आपस में रिएक्शन कर जाते हैं। जिंक सल्फेट को हम 7-8 दिन के बाद भी डाल सकते हैं। और डीएपी तो हमने जमीन के अंदर डाला है, सुहागे से पहले डाला है, थोड़ा अंदर है, जड़ों के पास है। और जिंक सल्फेट को हम ऊपर से डालते हैं, तो दोनों का रिएक्शन होने के चांस कम है और दोनों अपना अपना काम करेंगे, अच्छी पैदावार होगी। इस साल मानसून की नॉर्मल भविष्यवाणी हुई है, ठीक बारिशें होंगी और मानसून जो है ना सितंबर में थोड़ा लेट तक वापसी करेगा। राजस्थान से वापसी करता है ना, थोड़ा ज़्यादा समय तक रहेगा सितंबर में। फसलें पकने का समय होएगा, उस समय बारिश हमें चाहिए तो नहीं होती। लेकिन इस सब को देखते हुए ज़्यादा यूरिया का प्रयोग ना करें, ज़्यादा बीमारी और कीड़ों मकोड़ों को, इंसेक्ट्स को ज़्यादा बुलावा ना दें, इस बात का भी ध्यान रखें। इसी के साथ ही एक बार फिर मैं आपकी अच्छी तैयारी की कामना करते हुए वीडियो को देखने समझने के लिए धन्यवाद करता हूँ। ध्यान रखें। थैंक्स अगेन।